ऑफ ब्लड। वेन्स हैव व्हिच टाइप ऑफ सेल्स ट्रैवर्सिंग इन द सेंटर। वेन्स में सेंटर में कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है, सेंटर में कौन से सेल्स होते हैं। यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, सेंट्रल जोन में होता है। आरबीसी इज इन द सेंट्रल जोन, क्योंकि आरबीसी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। द मोस्ट पॉपुलेटेड सेल इनसाइड आवर ब्लड इज नथिंग बट आरबीसी, रेड ब्लड सेल है। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड तो क्या होगा, सेंटर में जाके क्या होगा कि बैठेगा, है ना, सेंटर में जाके बैठेगा। मोर इन नंबर सो कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर, वही मैंने बोला, उसके ज़्यादा नंबर होने से वो क्या हो जाएगा, उसका वेट, मतलब अगर समझना है तो वेट ज़्यादा हो जाएगा और एज ए रिजल्ट वो क्या होगा, जाके सेंटर में बैठेगा कॉन्स्टिट्यूटिवली, है ना। जबकि हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि जब वो डाइपेडेसिस होता है तो जनरली क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जनरली सेंटर में होता है और उसको निकालने के लिए बाहर ले जाता है। लेकिन नॉर्मली वेन्स में क्या होता है कि आरबीसी जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, इसलिए उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेंटर की तरफ से चलेगा। और जनरली साइड में क्या होता है कि स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, तो बीच से अगर चलेगा आरबीसी तो क्या होगा, जनरली बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसको मेंटेन करती है बॉडी, कि अगर बीच में से अगर चलेगा आरबीसी तो वहाँ पे आरबीसी को ज़्यादा हार्म भी नहीं होगा और हिमोलाइसिस भी वहाँ पे रुक सकता है। इसलिए जनरली बीच से उसको क्या कराता है, पास कराता है। दैट इज नथिंग बट द सेंटर जोन इज द लो शियर जोन, लो शियर जोन, सो लेस चांसेज ऑफ हिमोलाइसिस, ताकि आरबीसी ब्रेक ना हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे नहीं लगता। सो डब्ल्यूबीसी में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी कहाँ होगा, इन पेरीफेरी ऑफ वेन्स एंड मैक्रोफेजेज विल बी इन द टिश्यूज, मैक्रोफेजेज विल बी इन द टिश्यूज। सो चलो देखते हैं। सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, सेंटर में है तो आरबीसी विल बी आवर आंसर। और अगर यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अगर पढ़ ले तो 2-4 क्वेश्चन और हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स जनरली कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20 to 40% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। इट हैज एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस और जनरली इसकी लाइफ स्पैन वीक्स टू जनरली ईयर्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें, न्यूट्रोफिल्स इज 50 to 7%, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अबाउट टोटल ऑफ द 50 to 7%, 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं एंड देयर विल बी फ्यू आवर्स, 6 आवर्स टू फ्यू डेज इसका लाइफ स्पेन होगा। आरबीसी के बारे में अगर हम पढ़ें तो बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। शेप इज मेंटेन्ड बाय स्पेक्ट्रिन, शेप इज मेंटेन्ड, द बाइकॉन्वेक्स शेप इज बाइकॉनकेव शेप इज ड्यू टू जनरली व्हाट, स्पेक्ट्रिन, ठीक है, स्पेक्ट्रिन के कारण से होता है। और लाइफ स्पेन क्या हो जाता है, 120 डेज हो गए, 120 डेज विल बी द लाइफ स्पैन ऑफ द जनरली आरबीसी। उसके बाद ये जनरली रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाकर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन करके वहाँ पे जाके इसका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। सो जनरली दिस इज आरबीसी। और आरबीसी में इतना क्वेश्चन हमको याद रखना, अगर ये स्पेक्ट्रिन में कुछ प्रॉब्लम हो गया जनरली, सो देयर विल बी क्या, डिफेक्ट, द बाइकॉनकेव शेप ऑफ द आरबीसी वुड नॉट बी मेंटेन्ड एंड दैट विल लीड टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द आरबीसी, और उसको हम क्या बोलते हैं, हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, दैट इज द पैथोलॉजी और मेडिसिन इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इतना अगर हम कर लिए, दैट विल बी वेरी मच important. Which of the following is an extrinsic clotting factor? Intrinsic clotting factor, extrinsic clotting factor क्या, आप जनरली देखो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में जनरली क्या आता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, लेट्स सी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे पूरा का पूरा देख लेते हैं। सो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है। अब देखो, दिस एक्सट्रिंसिक पाथवे इज ट्रिगर्ड बाय द इंजरी टू ब्लड वेसल और अदर टिश्यूज, ब्लड वेसल या फिर अदर टिश्यू में अगर इंजरी होगा, दैट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इसमें क्या होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन 3, एक्टिवेशन फैक्टर 7A एंड एक्टिवेशन फैक्टर 10A विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये आता है जनरली 3, 7 और 10 विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, ट्रिगर्ड बाय ब्लड एक्सपोजर टू कोलाजेन, मेन कॉज क्या है, ट्रिगर्ड बाय द ब्लड एक्सपोजर टू कोलाजेन। एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12A जिसको हम हेजमैन फैक्टर बोलते हैं, 11A, 9A और 10A, ठीक है। सो दिस ऑल विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू इंट्रिंसिक पाथवे। अब देखो कुछ इसमें क्या होता है, दोनों साइड है, जो दोनों साइड है दैट विल लीड टू नथिंग बट कॉमन पाथवे। सो विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 10A, ये देखो 10A यहाँ पर भी और 10A यहाँ पर भी, सो इट इज इन द बोथ पाथवे। सो दिस कॉमन पाथवे में क्या होगा कि देयर विल बी विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 10A कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन होगा, फिब्रिनोजेन विल चेंज टू फिब्रिन एंड देयर विल बी क्लॉट रिट्रैक्शन विल बी सीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको अगर पूरा अगर एक्सप्लेन किया जाए तो आधा घंटा 40 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू सॉल्विंग द क्वेश्चन है ना, कि जितना हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर हम इतना पढ़ ले तो विल बी ऑलमोस्ट रेडी टू डू ऑल द क्वेश्चन। चलो ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर, देखो 6 है ना, 7, 8, 9। अब जनरली इसमें अगर हम देखें तो 9 वगैरह उधर आ रहा है, सो जनरली एक्सट्रिंसिक में हम देखें तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। सो एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर इज मेडिएटेड बाय 7, ठीक है। आगे देखो, मोस्ट कॉमन मैक्रोसाइटिक एनीमिया,
मोस्ट कॉमन मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है, और जनरली या फिर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्रो यानी कि बड़ा हो रहा है साइज में। अभी देखो मैक्रोसाइटिक है ना, ये हो गया बड़ा साइज, ठीक है। माइक्रोसाइटिक यानी कि साइज, सेल का साइज क्या होगा, साइट मतलब सेल, सेल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे, नॉर्मोक्रोमिक यानी कि नॉर्मल और क्रोमा मतलब कलर, सो नॉर्मल कलर, और कलर किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, यानी कि नॉर्मोक्रोमिक। और अगर हाइपोक्रोमिक बोले यानी कि कलर कम, यानी कि जनरली कलर इज टू हीमोग्लोबिन एंड द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज जनरली व्हाट, लेस। सो अगर इसमें हम देखें तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया किसमें होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। अगर देयर विल बी इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस अनअफेक्टेड रहता है, बट डीएनए सिंथेसिस में अगर इम्पेयर्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, बिल्डअप ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स इन स्लोली डिवाइडिंग सेल। जो स्लोली डिवाइडिंग सेल है उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, बिल्डअप होते जाएंगे। एज अ रिजल्ट वो सेल क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा, लार्जर देन, इट विल लुक लाइक लार्जर देन नॉर्मल सेल, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइट्स या फिर मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्ट फॉर्म होते हैं। ब्लास्ट का मतलब इट इज स्टिल नॉट मैच्योर, ब्लास्ट यानी कि स्टिल बोन मैरो में। साइट कहाँ आएगा, जब वो आ जाएगा जनरली सर्कुलेशन में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, विच इज करेक्ट अबाउट द एक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के एक्शन के लिए क्या करेक्ट है यहाँ पे, सो देयर विल बी फॉर विटामिन के देयर विल बी गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज टू क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। सो ये जनरली 2, 7, 9 और 10 को एक्टिवेट करने के लिए, देखो विटामिन के रिलेटेड मैंने यहाँ पे शायद नहीं लिखा है, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, देखिए समझिए कि अगर विटामिन के है जनरली तो हमको फैक्टर क्या याद रखना है, 2, 7, 9 और 10। ये मैंने बायोकेमिस्ट्री में भी बोला था, जो फर्स्ट लेक्चर जब मैंने बायोकेमिस्ट्री का किया था वहाँ पे भी मैंने बोला था कि वहाँ पे क्या होता है जनरली, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज टू क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10। और अगर ये 2, 7, 9 और 10 एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे क्लोटिंग में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। इसीलिए विटामिन के क्यों चाहिए, टू डू द प्रॉपर क्लोटिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, बिलीरुबिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, बिलीरुबिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, देखो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर है दैट विल रिलीज टू 35 mg ऑफ बिलीरुबिन, उसके ब्रेकडाउन से 35 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन बनेगा। नॉर्मल ब्रेकडाउन क्या होता है, 6 ग्राम डेली होता है, यानी कि 250 टू 350 मिलीग्राम बिलीरुबिन डेली बनता है ना। सो जनरली बिलीरुबिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम क्या, कहाँ से होता है जनरली, बिलीरुबिन कहाँ से बनता है, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी और दैट इज हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ हेपेटिक स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स एट, हेपेटिक इरिथ्रोपोइसिस जो होता है, हेपेटिक यानी कि लीवर में, इरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सो दिस इज इन द 12th वीक, ठीक है। 12th वीक में फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए क्या होता है, योग सैक में होता है ना इरिथ्रोपोइसिस। 3rd मंथ में क्या होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है। ग्रेटर देन 20 वीक में बोन मैरो सिंथेसिस बिगिंस एंड 7 to 8 मंथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यहाँ पे बोन मैरो तो करता है बट स्टिल लीवर एंड स्प्लीन आर डूइंग, स्टिल डूइंग। बट यहाँ से क्या होता है 7 to 8 मंथ, ये सब इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात हो रही है। देयर विल बी कंप्लीट बोन मैरो सिंथेसिस ऑफ आरबीसी और कोई भी सेल जो कि हमारे बॉडी में भी, एडल्ट में भी होता है। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर एक्सेप्ट, सारे लीवर से सिंथेसाइज होते हैं एक्सेप्ट क्या, अभी देखो हेप्टोग्लोबिन जो है इट ट्रांसपोर्ट्स फ्री हीमोग्लोबिन इन ब्लड रिलीज्ड आफ्टर इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। दिस हेप्टोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स द फ्री हीमोग्लोबिन इन द ब्लड रिलीज्ड आफ्टर इंट्रावास्कुलर, अगर इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस हो गया तो उस वहाँ से जो फ्री हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोलाइसिस हो गया तो हीमोग्लोबिन वहाँ से निकल गया, दैट इज फ्री हीमोग्लोबिन है ब्लड में। फ्री हीमोग्लोबिन तो ब्लड में चाहिए नहीं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेप्टोग्लोबिन चाहिए, है ना। और ये लीवर से ही सेक्रेट होता है। एंटीथ्रोम्बिन 2, 3, एंटीथ्रोम्बिन 3 ये जनरली क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर ऑफ इंट्रिंसिक कोगुलेशन सिस्टम। उसके बाद वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, ये जनरली इट इज सेक्रेटेड बाय इंडोथेलियल सेल्स, ये जनरली इंडोथेलियल सेल सेक्रेट करता है, इट इज नॉट सेक्रेटेड बाय लीवर, दैट इज वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। And D is hemopexin, and hemopexin is secreted by liver and it binds to porphyrin particularly for heme recycling, पोरफायरिन पर्टिकुलरली फॉर हीम रिसाइकलिंग। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने ऊपर एनीमिया का बात किया था तो मैक्रोसाइटिक एनीमियाज के बारे में, तो थोड़ा एनीमिया के बारे में पढ़ लेते हैं, देन दिस विल बी डन, एकदम प्रॉपरली डन। सो मैक्रोसाइटिक एनीमिया जनरली इट इज जनरली ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी और B9 डेफिशिएंसी, मैक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो हियर व्हाट हैपेंस, आरबीसी काउंट डिक्रीज, लैब वैल्यूज देख लेते हैं। आरबीसी काउंट क्या होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया में, डिक्रीज होता है, जबकि माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक यानी कि छोटा सेल का साइज और हाइपोक्रोमिक यानी कि देयर विल बी लेस हीमोग्लोबिन कंटेंट, ठीक है। सो जनरली इन दिस केस आरबीसी काउंट या तो नॉर्मल रहता है या तो डिक्रीज हो जाता है।
यहाँ पे हीमोग्लोबिन काउंट क्या होता है जनरली, हीमोग्लोबिन काउंट मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, डिक्रीज होता है। आरबीसी का डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है। एमसीवी इंक्रीजेज, एमसीएच ऑल्सो इंक्रीजेज, एमसीएचसी नॉर्मल रहता है। स्मीयर अगर हम देखें मैक्रोसाइटिक एनीमिया के केस में पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ले, दैट विल शो न्यूक्लिएटेड आरबीसी विथ एनाइसोसाइटोसिस, यानी कि आरबीसी में न्यूक्लियस है, मतलब आरबीसी में अगर न्यूक्लियस है तो हमको क्या पता है कि जनरली जो रेटिकुलोसाइट होता है, जो रेटिक काउंट हम करते हैं ना जनरली, वो जो बोन मैरो में जब तक रहता है तब तक वहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, उसके बाद तो न्यूक्लियस रहता नहीं, बट स्टिल देयर इज परसिस्टेंट न्यूक्लियस, क्योंकि जनरल आरबीसी जो हमारे ब्लड में फ्लो करता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता, कुछ भी नहीं होता। सो स्मीयर में यहाँ पे हम क्या देखेंगे, न्यूक्लिएट आरबीसी। तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी इफ वी आर सीइंग दैट इज शोइंग अस मैक्रोसाइटिक एनीमिया, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्ट्स देख रहे हैं। रेटिक काउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेटिक काउंट विल बी इंक्रीज, डब्ल्यूबीसी विल डिक्रीज एंड प्लेटलेट्स विल डिक्रीज। ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब डिक्रीज हो रहा है, आरबीसी भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब डिक्रीज हो रहा है, देन इट इज शोइंग अस पैनसाइटोपेनिया। आगे देखते हैं इसमें माइक्रोसाइटिक में आरबीसी काउंट हम देख लिया, नॉर्मल होगा या तो डिक्रीज हो जाएगा। सो एमसी भी डिक्रीज होगा, एमसीएच डिक्रीज होगा, एमसीएचसी डिक्रीज होगा। स्मीयर में हम क्या देखेंगे, एनाइसोसाइटोसिस। अगर इतना हम कर ले तो पैथोलॉजी और जनरली फिजियोलॉजी में जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक से, दैट विल बी एबल टू डू। ये दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर जनरली क्या बोलेंगे आगे के लिए, है ना, जनरली हेमाटोलॉजी के लिए इट इज़ नॉट सफिशिएंट। हाँ, इतना अगर हम याद कर ले तो हम डायग्नोसिस बना सकते हैं, बट ये सब चीज़ें हमको समझनी होंगी। सो व्हेन विल डू हेमाटोलॉजी, then I'll tell you one word about this MCV, MCH, MCHC, all of this thing, ठीक है। सो आज यहीं तक करते हैं ना, एंड देन विल डू मोर, एक या दो बाकी रह गए हैं अब, दैट इज सेलुलर फिजियोलॉजी और मस्कुलर फिजियोलॉजी, जो कि एक बल्कि टॉपिक है, उसको हम लास्ट में करेंगे। इसके बाद दो वीडियो जाएंगे जिसमें वो भी खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर दैट व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट, वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, और शेयर आप लोग करते रहिएगा इसको, क्योंकि शेयरिंग होगा तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने में तो भी मज़ा आता है जब एकदम, इट विल बी लाइक community, our community will be there, ठीक है। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो।